हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियोस में हम लोग बीए सेकंड ईयर के हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर को लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास को लेकर पेश हुए हैं। दोस्तों फर्स्ट पेपर रहेगा और हमारी क्लासें लगातार पेश हो रही हैं और आज की उसी कंटिन्यूस क्लासों के रूप में हमारी ये 5वीं क्लास है। तो दोस्तों आप जोड़ना मत भूलिएगा क्योंकि जेएनयू की ओर से प्रकाशित 1 वीक सीरीज का कंटेंट आप सभी के सामने पेश कराया जाता है। दोस्तों 2024 के एग्जाम्स के लिए जितने भी विद्यार्थी बीए सेकंड ईयर के हैं तो उनके लिए लगातार क्लासें पेश करवाई जा रही है। तो दोस्तों आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ना मत भूलिएगा क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर केवल और केवल 1 वीक सीरीज का लगातार अध्ययन किया जाएगा और आपके एग्जाम्स तक बिल्कुल करवा लिया जाएगा। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ही आपको पढ़ाई जा रही है और दोस्तों एक्स्ट्रा जितने भी प्रश्न दे रखे उनको छोड़कर केवल और केवल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को व्याख्या सहित निबंधात्मक प्रश्नों को देखते हैं हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो दोस्तों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं इसी जानकारी के साथ में। तो आइएगा दोस्तों हम देखते हैं चौथे सवाल यानी कि निबंधात्मक प्रश्नों में से लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चंस का ये जो सवाल है यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण नीति है तो इनको लेकर ये सवाल आज की क्लास में रहेगा। दोस्तों बड़े बड़े क्वेश्चंस है और इस बड़े बड़े क्वेश्चंस को समझना, क्वेश्चन आंसर को समझना बहुत ही दोस्तों आपके लिए मुश्किल का काम हो जाता है। और अभी तक आपके एग्जाम में बहुत सारा टाइम है और बहुत सारा हम कह सकते हैं, लेकिन 2-3 महीने का टाइम अभी तक आप मान सकते हैं। लेकिन 2-3 महीने का टाइम अब नहीं रहा है, आप मान के चलिएगा कि 2 महीने तक आपके जितने भी प्रैक्टिकल है यानी कि जो भी ज्योग्राफी के विद्यार्थी उनके प्रैक्टिकल हो जाएगा। लेकिन 2 महीने के बाद में आपके एग्जाम्स के लिए दोस्तों जरूर कॉलेज में से नोटिफिकेशन आ जाएगा यानी कि आपको तैयार रहना है, आपका एग्जाम है, आपको ये तैयारी करके रखनी है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है और दोस्तों आपको इस वीडियोस को एंड तक देखना ताकि आपको समझ में आ सके। और दोस्तों ये आप मान के चलिएगा कि आप एग्जाम के टाइम में अगर तैयारी करते हो उनसे बेहतर है कि आप यूट्यूब के माध्यम से आपको ये वीडियो पेश करवाया जा रहा है, इसको देखो, है ना, अंत तक देखो, आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति। अब दोस्तों आप सवाल तो देख रहे हो कि बाजार को नियंत्रण करने की नीति अलाउद्दीन खिलजी की, लेकिन है क्या उसमें पॉइंट कौन कौन से? अगर आपको पॉइंट आ रहे हैं तो दोस्तों सब कुछ आ रहा है क्योंकि आप तो वैसे भी बीए फर्स्ट के एग्जाम आप दे चुके हैं, अब सेकंड ईयर में है तो आपको इतना तो अनुभव होगा ही कि अगर हमें पॉइंट मिल जाता है तो उसको उसके पीछे हम व्याख्या किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप एंड तक जरूर देखिएगा, अगर चाहें तो वीडियोस की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको एंड तक देखना है और अपने जिगरी साथी के साथ में शेयर भी करना है। दोस्तों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बात ध्यान रखना, वीडियोस को लाइक करके जाना ताकि क्या है कि इसी प्रकार से मैं मोटिवेट होकर आपके लिए एक और वीडियोस बना सकूं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीतियों को। दोस्तों ये 8वां में सवाल दे रखे हैं, इसमें थोड़ा बहुत फेरफार हो सकता है, इसको समझने में हो सकता है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति एवं राजस्व सुधारों की विवेचना, इसमें दोस्तों 2 सवाल पूछ लिए, एक तो बाजार नियंत्रण नीति पूछ ली और एक राजस्व सुधारों की विवेचना, 2 पूछ ली, है ना। इसके बाद में 8वां में है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति की यशांकसा रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए, बिल्कुल सेम सवाल है, थोड़ी भाषा फर्क है। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का आलोचनात्मक, बिल्कुल सेम सवाल है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण रूपरेखा को प्रस्तुत कीजिए, इसे लागू करने का उद्देश्य क्या था, ये दोस्तों थोड़ा बहुत दूसरा सवाल है, थोड़ा बहुत इसमें फर्क देखने को मिला। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक व आर्थिक सुधारों का, प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए, बिल्कुल वही बाजार नियंत्रण की नीति इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी नीति अपनाई जिससे बाजार में नियंत्रण हो गया, है ना, नियंत्रण का प्रभाव हुआ। देखिए मध्यकालीन इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना, मंगोलों का दमन किया, विद्रोहों को कुचल किया तथा विद्रोहों को कुचल किया, प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार लाए। अलाउद्दीन खिलजी ने सुसंगठित आर्थिक प्रशासन लागू किया, उनके जनता एवं किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार, जनता और किसानों की दोनों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाई और जिसका उल्लेख अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों राजस्व सुधार को लेकर हम बढ़ेंगे। इसके बाद में राजस्व सुधार को लेकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जनता के लिए कौन कौन से कार्य किए, है ना, राजस्व सुधार। आइए अलाउद्दीन खिलजी एक प्रतिभाशाली शासक था। कैसा था? प्रतिभाशाली शासक था। उसने प्रचलित राज व्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। डॉक्टर के.एस. लाल का कथन है कि वास्तव में तुर्की सुल्तानों की पंक्ति में अलाउद्दीन एक ऐसा शासक था जिसने वित्तीय
एवं राजस्व सुधारों की गहरी रुचि ली। दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके लिए एक विचारक है, कौन है विचारक? डॉक्टर के एल लाल, है ना। डॉक्टर के एल लाल बताते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि ये एक ऐसा शासक है जिसने राजस्व सुधारों में बिल्कुल अच्छी तरीके से रुचि ली, राजस्व सुधारों के लिए अच्छी प्रकार से कार्य किया, यानी कि उसको सुधार करने के लिए रुचि का काम किया, यानी कि उसमें रुचि लेकर उसको बेहतरीन बनाने का कार्य किया। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए। दोस्तों देखते हैं कौन कौन से। पहला है भूमि अनुदान को समाप्त करना। भूमि अनुदान को समाप्त करना ये राजस्व नीति का पहला कार्य है। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने उन भूमि अनुदानों को जब्त करने का आदेश दिया। अमीरों, विद्वानों, उलेमाओं तथा राज्य कर्मचारियों को इनाम, मिल्क, राज्य द्वारा दी गई स्थायी संपत्ति, वक्फ, धार्मिक अनुदान के रूप में दिए थे। सुल्तान के इस आदेश के अनुसार, यानी कि दोस्तों सुल्तान ने कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये आदेश दिया गया कि जो भी अमीर है, विद्वान है, उलेमाओं है और राज्य कर्मचारियों को इनाम, मिल्क, राज्य द्वारा दी गई स्थायी जो संपत्ति है और वक्फ यानी कि धार्मिक अनुदान के रूप में दिए थे। सुल्तान ने इस आदेश के अनुसार बहुत बड़ी संख्या में भूमि अनुदान समाप्त कर दिए, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में जो भी भूमि अनुदान दिए जाते थे उनको समाप्त कर दिए। पहला पॉइंट भी ये बनता है कि भूमि अनुदानों को समाप्त करना। तो दोस्तों पहले अलाउद्दीन के पहले आदेश से भूमि अनुदान को समाप्त कर दिए गए। जितनी भी अनुदान दी जाती थी, अभी हमने पढ़ा, उनको अनुदान दी जाती थी और उनको खालसा भूमि यानी कि सरकारी भूमि में मिला दिया। जो भी इस प्रकार से अमीरों को, विद्वानों को और अन्य कर्मचारियों को जो अनुदान में भूमि दी जाती थी उनको सरकारी भूमि में यानी कि खालसा भूमि में क्या कर दिया? शामिल कर दिया। सुल्तान के इस सुधार से राज्य की भूमि में वृद्धि हुई। दोस्तों सुल्तान के द्वारा ये सुधार हुआ तो राज्य की भूमि में बिल्कुल क्या हुआ? वृद्धि हुई। अमीरों की शक्ति क्षीण हो गई। अमीरों की जो शक्ति है वो क्षीण हो गई। इससे राज्य की आय में वृद्धि हुई। अमीरों की विद्रोहात्मक गतिविधियों का अंकुश लग गया। दोस्तों जो भी अमीर व्यक्ति थे वो विद्रोह करते थे अपनी जमीन के माध्यम से, तो उनकी जमीन हड़प ली गई और सरकारी भूमि में मिला दी गई। तो दोस्तों अमीरों का जो अहंकार था तो वो भी क्या हो गया? बिल्कुल क्षीण हो गया। अंकुश उस पर लग गया, यानी कि उस पर क्या नामो निशान भी नहीं रहा, वो अब कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद में सेकंड पॉइंट बढ़ता है कि राजस्व कर्मचारियों के विशेषाधिकारियों को समाप्त करना। विशेषाधिकारों को समाप्त करना। जो भी राजस्व कर्मचारी थे, है ना, राजस्व कर्मचारी थे, उनके विशेषाधिकारों को समाप्त करना। जो भी राज्य कर्मचारी थे उनके अधिकार हुआ करते थे, विशेष अधिकार, है ना, उसको समाप्त करना। ये भी अलाउद्दीन का कार्य था। अलाउद्दीन ने खुद मुकद्दम, चौधरी आदि हिंदू राजस्व कर्मचारी के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। दोस्तों जो भी गांव का मुखिया जैसे कि चौधरी या फिर पटेल हुआ करता था, इसके बाद में मुकद्दम हुआ करता था, खूत हुआ करता था, ये क्या है? राजस्व कर्मचारी है ना। एक राजस्व, जैसे कि कोई भी खेती होती है तो खेती के मामले में अगर कोई जैसे कि एक पूरा गांव का मुखिया चौधरी हुआ करता था, पटेल, है ना, इसके ऊपर भी एक मुकद्दम हुआ करता था। इस प्रकार से जो अधिकार हुआ करते थे, है ना, तो वो सभी के सभी क्या कर दे? विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। ये राजस्व कर्मचारी किसानों से भूमि कर वसूल करके सरकारी कोष में जमा करते थे। अभी हमने बताया कि राजस्व जो कर्मचारी है वो किसानों से भूमि का कर लेते थे, है ना, तो ये कर लेकर सरकारी कोष में जमा करते थे। इसके बदले में इन्हें कुछ परिश्रमिक कमीशन मिलता था, यानी इसको भी थोड़ा बहुत कमीशन इसको मिलता था, पैसे मिलते थे। उन्हें कुछ विशेषाधिकारों तथा सुविधाएं भी प्राप्त थी। इसको यानी कि जो भी जैसे कि अपने खूत है, मुकद्दम है, चौधरी है, इनको क्या प्राप्त था? विशेषाधिकार प्राप्त था। यानी कि आप किसान पर दबाव डाल सकते हैं, किसान से जबरदस्ती कर ले सकते हैं, किसान के पास में अगर फसल नहीं है तो किसी अन्य वस्तु को कर के रूप में ले सकते हैं। इस प्रकार से इसको विशेषाधिकार थे और उन विशेषाधिकारों की प्राप्ति थी। सुल्तान को इन राजस्व कर्मचारियों से यह शिकायत थी कि वे किसानों से अधिक धन वसूली करते हैं तथा
तथा उनमें राज्य को कम से कम देकर अधिकांश धन अपने पास रखते थे। यानी कि दोस्तों जो अभी हमने इनको पढ़ा था, यानी कि जो राजस्व कर्मचारी है ये किसानों पर दबाव डालते थे और किसानों से अधिक धनराशि वसूलते थे और उनमें से राज्य को बिल्कुल कम देते थे और अपनी जेब में ज्यादा लेते थे। यानी कि अपने खुद के पास में तो ज्यादा रख लेते थे और राज्य को थोड़ा थोड़ा देते, यानी कम से कम अधिकांश धन अपने पास में रखते थे। राज्य को तो कम से कम देते थे और अधिकांश अपने पास में रखते थे। इस प्रकार ये लोग बड़े धन संपन्न हो गए थे। यानी कि दोस्तों ये जो कर्मचारी, राज्य कर्मचारी थे जो किसानों से धन वसूली करते थे, कर वसूली करते थे, उन वे बहुत ही क्या हो गए, संपन्न हो गए थे। अतः संपन्न यानी कि धनवान हो गए। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने इन राजस्व कर्मचारियों के किसी विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। यानी कि अगर राजस्व कर्मचारी है और वो किसान के पास में आकर दबाव देगा, यानी कि आपको कर देना ही पड़ेगा, ऐसा वो नहीं कर सकता, यानी कि दबाव नहीं डाल सकता, यानी कि विशेषाधिकार था उसको समाप्त कर दिया। उन्हें भी अन्य किसानों की भांति भूमि कर देने के लिए बाध्य कर दिया गया। यानी कि दोस्तों उन्हें भी, यानी कि जो भी राजस्व कर्मचारी हुआ करते थे उनको भी अब राजा को क्या देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। किसानों की भांति उन्हें भी कर देना पड़ता था, यानी कि राजस्व कर्मचारियों को भी किसानों की भांति कर देना पड़ता था, है ना, लेने के देने पड़ गए, है ना, इस प्रकार से। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। भूमि की नाप। दोस्तों भूमि की नाप को लेकर भी यहाँ पर अलाउद्दीन ने कुछ एक सुधार किए थे। ये राजस्व सुधार यानी कि दोस्तों भूमि को लेकर सुधार है ना, आप इसको समझो। राजस्व सुधार का मतलब भूमि को लेकर सुधार करना। भूमि में जितने, जैसे कि भूमि की नाप है, भूमि में जो कर वसूली की जाती है, और किसान भू अनुदान है, यानी अनुदान में भूमि दी जाती थी, ये भी एक राजस्व के मामले में आता है। इसके बाद में भूमि की नाप। आइए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की नाप के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया। दोस्तों भूमि की नाप के आधार पर अगर किसी ने राजस्व निर्धारित किया तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र भारत का ऐसा शासक था जिसने भूमि की नाप के आधार पर, भूमि को पहले तो नापा जाता था और उस भूमि को नापने के बाद में, जैसे कि 1 बीघा भूमि हो गई, ठीक है, 1 बीघे भूमि का ये कर लगेगा, है ना। तो भूमि को पहले नापते थे, यानी कि इस किसान के पास में कितनी भूमि है उसको नापने के बाद में उससे कर लिया जाता, कर वसूली की जाती थी। तो ऐसा कौन सा शासक था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये सिस्टम लागू किया था। भू राजस्व कर निर्धारित किया, है ना। उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चित किया गया। जो भी उपज होती थी, जैसे कि किसी किसान के खेत में फसल है तो उसमें उपज होती थी, है ना, जो पैदावार मिलती थी, तो उस पैदावार में से 50% भूमि कर के रूप में निर्धारित किया गया, है ना। भूमि कर अनाज के रूप में तथा नकद के रूप में दिया जा सकता था। या तो आप अनाज दो, आपके खेत में अनाज पकेगा तो अनाज दो भूमि के कर के रूप में, या फिर नकद यानी कि पैसे दे दो, इस प्रकार से। परंतु सुल्तान भूमि कर को अनाज के रूप में ही लेना अधिक पसंद करता था। जो अलाउद्दीन खिलजी ये सुल्तान है तो ये किसानों के पास में से नकद यानी कि पैसे नहीं लेना चाहता था, वो अधिक से अधिक क्या लेना चाहता था? अनाज लेना चाहता था। क्या है कि जो राजा का राजकोष है वो भरा रही अनाज से, इसलिए वो अनाज लेना पसंद करता था। इसके बाद में दोस्तों चौथा पॉइंट आता है कि करही चराई तथा अन्य कर। करही चराई तथा अन्य कर। देखिएगा, करही चराई तथा अन्य कर, जैसे कि चराई यानी कि किसी भी चराई पर जो कर लगता था। अब करही क्या होता है इसको देखते हैं। आइए, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर के अतिरिक्त करही कर, चराई कर, मकान कर, जजिया कर, खंब, जकात, सिंचाई कर, आयात निर्यात कर आदि अनेक कर लगाए। दोस्तों ये करों के बारे में आप ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से कर लगाए थे इसको हम दोबारा भी पढ़ेंगे। आइए, बरनी के अनुसार एक विधान है, बरनी के अनुसार समस्त दूध देने वाले पशुओं पर कर लगाया गया। बरनी के अनुसार जो समस्त दूध देने वाले जितने भी पशु थे उन पर कर लगाया गया। किसके द्वारा? अलाउद्दीन के द्वारा। परंतु फिरिश्ता का कथन है, एक विद्वान है फिरिश्ता, इसका कथन है कि 2 जोड़ी बैल, 1 जोड़ी भैंस, 2 गाय और 2 बकरियां कर के रूप में मुक्त थे। यानी कि दोस्तों अगर किसी किसान के पास में 2 जोड़ी बैल है, यानी 2 जोड़ी बैल है, 1 जोड़ी भैंस है और 2 जोड़ी गाय है, 2 गाय हैं, 2 बकरी हैं, तो
वो क्या था, कर से मुक्त था। ये कौन बता रहा है, ये फरिश्ता बता रहा है। जजिया गैर मुसलमानों से वसूल किया जाए। दोस्तों जजिया कर है, जजिया कर जैसे कि गैर मुसलमान यानी कि जो व्यक्ति, जैसे कि किसी राजा के राज्य में हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं, तो दोस्तों मुसलमानों के पास में से ये जजिया कर नहीं लिया जाता था, गैर मुसलमानों के पास में से, यानी कि जो मुसलमान नहीं है, जो हिंदू धर्म है, जो हिंदू धर्म के व्यक्ति है, जो मुसलमान धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं, तो गैर मुसलमान यानी कि हिंदू एक प्रकार का गैर मुसलमान माना जाता था। तो हिंदू को दबाव दिया जाता था, यानी कि आप हिंदू हो तो आपको ये कर देना पड़ेगा, अगर नहीं देना है तो आप मुसलमान बन जाओ। यानी कि अधिक से अधिक क्या है, मुसलमानों में परिवर्तन है, यानी कि वो हिंदू है, वो हार कर मुसलमान धर्म ग्रहण कर ले, इसलिए वो ऐसा करता था। वह कर राज्य की आय का एक बड़ा साधन होता करता था। दोस्तों जो जजिया कर है, ये है वो सबसे बड़ा कर हुआ करता था आय का। इसके अतिरिक्त इस कर को लगाने का उद्देश्य ये भी था कि काफिरों को उनकी अपमानजनक स्थिति का बोध कराया जाए। जो भी काफिर है उसको अपमानजनक स्थिति का बोध कराया जाए। खम्स तथा जकात भी महत्वपूर्ण थे। खम्स तथा जकात भी यहाँ पर महत्वपूर्ण थे। लूटपाट के रूप में प्राप्त राज्य का 5वां हिस्सा सारस कहलाया। दोस्तों लूटपाट के रूप में राज्य का 5वां हिस्सा सारस कहलाया तथा शेष 4/5 भाग सैनिकों को बांट दिया जाता था। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था जो संपत्ति का 1/40 भाग हुआ करता था तथा इसे केवल धार्मिक कार्यों के रूप में खर्च किया जाता था। दोस्तों इस प्रश्नों को, इस पॉइंट को दोबारा समझते हैं ताकि एकदम क्लियर अपने दिमाग में सप जाए। कचहरी, कचहरी, चराई या फिर अन्य कर, है ना। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की अतिरिक्त कचहरी कर, चराई कर, मकान कर, जजिया कर, खम्स कर, सिंचाई कर, आयात निर्यात आदि कर लगाए, है ना। अनेक प्रकार के कर लगाए, ये तो आप ध्यान रख सकते हो। इसके बाद में बरनी के अनुसार समस्त दूध देने वाले पशु पर कर लगाया गया, परंतु फरिश्ता का कथन है कि 2 जोड़ी बैल, 1 जोड़ी भैंस, 2 जोड़ी गाय, 10 बकरियां कर से मुक्त थे। जजिया गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। जो भी मुसलमान व्यक्ति नहीं है तो उससे जजिया कर लिया जाता था। वह कर राज्य की आय का एक बड़ा साधन हुआ करता। जजिया कर आय का सबसे बड़ा साधन हुआ करता। इसके अतिरिक्त इस कर को लगाने का उद्देश्य यह भी था कि काफिरों को अपने अपमानजनक स्थिति का बोध कराना। खम्स और जकात भी महत्वपूर्ण करते। लूटपाट के रूप में राज्य का 5वां हिस्सा सारस कहलाया। लूटपाट के रूप में जो राज्य का 5वां हिस्सा था तो वो क्या कहलाएगा, सारस कहलाया, है ना। शेष 4/5 भाग सैनिकों को बांट दिया जाता था। जकात मुसलमानों से लिए जाने वाला एक धार्मिक कर हुआ करता था और उसका 1/40वां भाग हो तथा केवल धार्मिक कार्यों के रूप में इसको खर्च किया जाता था। इसके बाद में दोस्तों 5वां पॉइंट आता है कि इसने कौन कौन सा और भूमि सुधार कार्य किया, राजस्व सुधार कार्य किया। चलिए, राजस्व विभाग का पुनर्गठन। राजस्व विभाग का पुनर्गठन किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व विभाग को एक बार दोबारा पुनर्गठित किया। अलाउद्दीन ने राजस्व विभाग का पुनर्गठन किया और सरफ कायनी को राजस्व विभाग का मंत्री नियुक्त किया। किसको? सरफ कायनी को राजस्व विभाग का मंत्री नियुक्त किया। राजस्व कर्मचारी में दोष और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तखराज नामक एक नया विभाग स्थापित किया। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने एक काम किया, यानी कि राजस्व विभाग का पुनः गठन किया, पुनः निर्माण किया और राजस्व विभाग का पुनर्गठन करके सरफ कायनी को राजस्व विभाग का मंत्री नियुक्त किया। किसको? सरफ कायनी को। ध्यान रखना, सरफ कायनी को राजस्व विभाग का मंत्री नियुक्त किया। राजस्व कर्मचारियों में घूस और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दीवान ए मुस्तखराज नामक एक नया विभाग स्थापित किया। यानी कि जो भी कर्मचारी है उसमें क्या न हो, भ्रष्टाचार न हो, तो उनके लिए, इसके लिए खिलजी ने दीवान ए मुस्तखराज नामक एक नया विभाग स्थापित किया। यदि आमिल और कारकुन बकाया रकम पूरी वसूल करने में असमर्थ रहे, यानी कि दोस्तों यदि आमिल और कारकुन बकाया राशि, जो भी अधूरी राशि, उसको पूरी करने में, वसूली करने में असमर्थ रहे तो कठोर दंड दिया जाता था।
सुल्तान ने राजस्व कर्मचारी को के वेतन को बढ़ा दिए, यानी कि दोस्तों जो भी राजस्व कर्मचारी हुआ करते थे उसका वेतन भी बढ़ा दिया। इसके बाद भी राजस्व कर्मचारी भ्रष्टाचार बना रहा। दोस्तों राज्य कर्मचारी जो भी था, राजस्व कर्मचारी था, उसमें उसको बढ़िया वेतन भी दिया जाता था, यानी कि वेतन में सुधार किया, लेकिन फिर भी जो कर्मचारी राजस्व कर्मचारी थे उनमें भ्रष्टाचार बना रहा। तो सुल्तान ने भ्रष्ट कर्मचारियों को कठोर दंडित किया, यानी कि कठोरतापूर्वक दंडित किया, क्योंकि वो भ्रष्टाचार करते थे। कभी कभार वो राजस्व जो भी लेते थे, कर लेते थे, भूमि कर किसानों से लेते थे। जो भी कर्मचारी वो आया करते थे वो राजस्व कर्मचारी किसानों से भूमि कर तो लेते थे, लेकिन वो भूमि कर लेने के बाद में राजा को नहीं देते थे, खुद के पास में रखते थे, यानी कि एक प्रकार का भ्रष्टाचार करते थे। यानी कि जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करते थे उनको कठोरतापूर्वक दंडित भी किया, है ना, अलाउद्दीन ने। बर्नी के अनुसार, एक विद्वान है, बर्नी के अनुसार लोग राजस्व अधिकारियों को जोर से भी बुरा समझते थे। दोस्तों जो भी राजस्व अधिकारी थे उनको जोर से भी बुरा समझते थे। कौन? बर्नी के अनुसार लोग, यानी कि जो भी किसान हुआ करते थे वो किसान राजस्व अधिकारियों को, जो भी कर वसूलने के लिए अधिकारी आते थे, उनको जहर से भी बुरा समझते थे। इस विभाग में मुंशी होना अपराध माना जाता था। इस विभाग में, यानी कि राजस्व कर्मचारी विभाग में बिल्कुल कैसा, मुंशी होना अपराधी माना जाता था। कोई भी व्यक्ति राजस्व विभाग की मुंशी को अपने लड़कों का विवाह करने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों कोई भी राजस्व कर्मचारी विभाग के मुंशी से, राजस्व कर्मचारी विभाग के मुंशी से अपनी लड़कों या फिर लड़की की विवाह के लिए तैयार नहीं हुआ करता था, नहीं था। राजस्व विभाग में नौकरी करने को अपेक्षाकृत मृत्यु अच्छी मानी जाती थी, यानी इस प्रकार से राजस्व कर्मचारी की जो नौकरी है उसको उससे अच्छा भी मृत्यु को मानते थे, ऐसी इस राजस्व कर्मचारी की नौकरी को मानते थे। तो दोस्तों अभी तक हमने बात की है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो राजस्व सुधार कार्य की, राजस्व सुधार किया ना, राजस्व कर्मचारियों को बिल्कुल पुनर्गठित किया। इस प्रकार से जो राजस्व को लेकर, भूमि कर को लेकर, भूमि कर वसूली को लेकर, जो अनुदान में भूमि दी जाती थी उनको लेकर, यानी कि पूरा राजस्व को लेकर जितने भी सुधार के कार्य अलाउद्दीन ने किए उनको अभी तक हमने पढ़ा है। लेकिन दोस्तों अलाउद्दीन ने एक और कार्य किया। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति, बाजार को नियंत्रित करने की नीति कौन सी थी, इसको